नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जोधपुर से। खबर है जहां पर भीषण आग की वजह से एक कबाड़ का गोदाम पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। लकड़ी और प्लास्टिक के इस गोदाम में अचानक आग लग गई और गोदाम पूरी तरीके से धू कर जल गया। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीसीसी चीफ बदलने पर सचिन पायलट ने कहा है कि राजनीति में कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता। कौन कहां होगा इस पर फैसला कांग्रेस हाईकमान करता है। कार्यकर्ताओं के खून पसीने से हम सरकार में आए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए राजनीतिक नियुक्तियां होगी। फेरबदल पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में फैसला होगा। ये कहूंगा कि राजनीति में कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। जहां तक नियुक्तियों की बात है, किसको कहां पर क्या काम देना है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो नेतृत्व अच्छी तरह जानते हैं। तो जिसका जहां उपयोग लेना है उसका वो हमें समय समय पर हम लोग उपयोग करते रहते हैं। कब जिलाध्यक्ष बदलेगा, कब ब्लॉक अध्यक्ष बदलेगा, कब कौन कहां का क्या काम करेगा, इस सब का निर्णय चाहे कोई व्यक्ति हो, सरकार या संगठन में हो, उसका अंतिम निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेती आई है और लेती रहेगी। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी निष्ठा से मैं निभा रहा हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके पर हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम को। इस 6 साल के कार्यकाल में जो उपलब्धियां कांग्रेस पार्टी की आई हैं, जब मात्र हमारे 21 विधायक रह गए थे, 21 से लेकर आज सत्ता में हम लोग बैठे हैं, इसका पूरा श्रेय हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं, जिन्होंने उपचुनाव विधानसभा का हो, उपचुनाव लोकसभा का हो, आम चुनाव हो, कोई कसर नहीं छोड़ी, नगर पालिका के चुनाव हो, हर जगह अपना झंडा परचम फहराया है। उन्हीं के खून पसीने की बदौलत आज हम यहाँ पर जनता की सेवा करने के लायक बने हैं। इस बात का स्मरण हम सबको 24 घंटे रहना चाहिए और 7 करोड़ राजस्थान की जनता चाहती है कि जिन उम्मीदों के साथ हमको सरकार में सत्ता की चाबी दी थी उसका हम निर्वहन करें और लोगों के समक्ष वो शासन दें जिसकी उम्मीद जनता हमसे करती है। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक में केंद्र पर जमकर हमला बोला गया है। सीडब्ल्यूसी में सरकार की नाकामी पर चर्चा हुई। यह कहा है रणदीप सुरजेवाला ने, देश महामारी और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। चीन से सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई है सीडब्ल्यूसी की बैठक में। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि एलएसी पर चीन की ओर से गंभीर संकट है। परिपक्व कूटनीति, निर्णायक नेतृत्व पर ही देश निर्भर करता है। महामारी पर सरकार के कदम सही नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा है भारत चीन सीमा संकट पर गंभीर, जो संकट वहां है वो बेहद गंभीर है। दृढ़ता से निपटना होगा, नहीं तो गंभीर हालात होंगे। यह कहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर कांग्रेस मानहानि का मुकदमा करेगी, यह कहना है सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी का। न्यूज 18 से खास बातचीत में जोशी ने कहा कि विधायकों को प्रलोभन की एसीबी और एटीएस जांच कर रही है। जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच सियासत अभी गरमाई हुई है। हमारे साथ पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी मौजूद हैं। महेश जी, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बाड़ेबंदी के दौरान ही विधायकों को कांग्रेस की ओर से तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। किसी को रिको का प्लॉट दिया गया, किसी को और कैश ट्रांजेक्शन हुए। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या कार्रवाई करने का मन पार्टी की ओर से बनाया गया है? देखिए, सतीश पूनिया जी अंतर्यामी है। हमारे होटलों में विधायकों से हम क्या बात कर रहे थे उनको पता लग गया। अब ये अलग बात है कि जो सच्चाई है वो पता नहीं लगा। उन्होंने आरोप लगाया है, संयम लोढ़ा जी ने विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को देख रहा हूं। अगर इसमें किसी तरीके की मानहानि का कोई गुंजाइश बनती है, मैं कानूनी राय लेके अगर मानहानि के दायरे में, मुकदमे के दायरे में आता होगा तो मैं खुद इसमें व्यक्तिगत केस भी करा सकता हूँ। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि हमने राजस्थान की जनता से वादा किया था कि राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे, हमने नहीं होने दी। हम वोटों की खरीद फरोख्त नहीं होने देंगे, हमने नहीं होने दी। हमें किसी वोट की जरूरत नहीं थी।
उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी से कहला दिया। हमें क्या जरूरत है, हमारे पास तो 23 सरप्लस वोट थे, 2 किसी कारण से नहीं डल पाए तो भी 21 सरप्लस वोट हमारे पास थे, तो सारे के सारे हमको मिले हैं, निर्विवाद रूप से मिले हैं, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। अंतरकला का आरोप हम पे लगाया, अंतरकला भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है। वोट कैंसिल हुआ, क्लियर कट, एक दो जगह लिखा हुआ, या तो जो उनके प्राधिकृत अभिकर्ता है उनकी मिली भगत है, या जो वोट देने वाले हैं उनकी चतुराई है, या जो भी कारण है उनके अंदरूनी कारण है, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंतरकला इस वोट के माध्यम से जनता के सामने आई है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चूरू में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घिनौनी वारदात सामने आई है, जहां एक अधेड़ उम्र के शख्स का अपनी ही बहू के साथ रेप करने का मामला सामने आया। पीड़िता के मुताबिक बीते 16 जून को घर में अकेला पाकर उसके ससुर ने उसे दुष्कर्म का शिकार बनाया, और जब इसकी जानकारी उसने अपने पति को दी तो उसके ससुर ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने की पुलिस ने आरोपी ससुर सांवरमल सैनी के खिलाफ दुष्कर्म और पति और सास पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पीड़िता का मेडिकल करवाकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक महिला ने अपने पति व ससुर के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और ससुर के विरुद्ध दुष्कर्म का प्रकरण की रिपोर्ट दी है, जिसपे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जैसे फैक्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। 2015 में शादी हुई, जैसे ससुर मेरे पर गलत नजर रखते हो, कोई भी काम करते मेरे को कुर्सी गाल के बैठ जाता हूँ। और अब 16 तारीख में सुबह 10 बजे मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की कि मैं घर का न बताऊँ, कोई मेरी बात कौन सुने, मारपीट करने लग जाए। कोटा के चेचट इलाके में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे निकालने का क्षेत्र के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। चेचट गांव के लोगों ने हाईवे की जगह को बदलने का विरोध किया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि NHAI चेचट गांव के नजदीक ही हाईवे निकाल रहा है, जिससे कई सरकारी दफ्तर हाईवे की भेंट चढ़ जाएंगे। हाईवे की जगह बदलने की मांग को लेकर इलाके के लोगों ने रामगंज मंडी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग नहीं माने जाने की सूरत में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भरतपुर में आगरा जयपुर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसकी वजह से एक हादसा हो गया, लेकिन बाल बाल जो ट्रैक्टर चालक है वो बच गया। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, हादसे में ट्रैक्टर चालक जो है वो बाल बाल बच गया। भरतपुर में आगरा जयपुर हाईवे पर यह हादसा सामने आया, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो पलट गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि इसमें चालक बाल बाल बच गया, जो अच्छी बात है। खबर अजमेर से है, जहां ऑटो एजेंसी की केकड़ी ब्रांच में 15 लाख का गबन करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक एजेंसी के संचालक ने ब्रांच मैनेजर वीपी सिंह पर 15 लाख का गबन करने का आरोप लगाया, जिसके बाद की जांच में वीपी सिंह दोषी पाए गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। श्री भावुक साइकिल द्वारा एक प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे मैनेजर जो केकड़ी ब्रांच संभालते थे श्री वीरेंद्र सिंह, उनके द्वारा कंपनी के खाते में से करीब 15 लाख का गबन किया गया। इसमें जो आरोपी हैं वो कार बेचने का कार्य करते थे और डाउन पेमेंट जो है वो रख लिया करते थे, और जो लोन होता था लोन अपने मूल संस्था को जमा करा देते थे। खबर राजसमंद से है, जहां नाथद्वारा की एक विवाहिता की हत्या के मामले में जिले के पालीवाल समाज एकजुट हो गया है। आज समाज और महिला मंडल की ओर से राजसमंद कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। पालीवाल समाज का आरोप है कि महिला की हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
आ जाओ, धीरे धीरे आगे आ जाओ। मेरी बहन लीला देवी को जगदीश पुत्र माधवलाल पालीवाल वर्ष 2000 में शादी कराई। शादी होने के बाद पहला बच्चा हुआ। पहला बच्चा होने तक सब ठीक चला। फिर साल 1.5 साल हुआ। बच्चे ने जैसे ही दूध पीना छोड़ दिया, उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट करने पर हम उसको वापस अपने शहर नाथद्वारा ले आए। फिर वापस साल 1.5 साल बाद आते हैं और माफ़ीनामा लिख के और मेरी बहन को लेके जाते हैं। फिर दूसरी संतान हुई। जब तक बच्चा दूध पीता था उसको रखा, फिर वापस उसी के साथ मारपीट करके और वापस उसको हमारे यहाँ पे भेज दिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटेंगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटेंगी। कल दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। बातचीत में भारतीय सेना ने सख्त संदेश दिया था। आज लेह दौरे पर हैं सेनाध्यक्ष नरवणे। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटेंगी। दोनों ही सेनाएं पीछे हटेंगी पूर्वी लद्दाख में। कल दोनों ही देशों के कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। दोनों देशों के बीच बातचीत में भारतीय सेना ने सख्त लहजे में अपनी तरफ से संदेश दे दिया था और आज सेना प्रमुख MM नरवणे लेह के दौरे पर हैं। प्रदेश में टिड्डियों का आतंक जारी है। टिड्डियों ने एक बार फिर प्रदेश के कई शहरों को अपना निशाना बनाया है और उनका आतंक जारी है। खेत में लगी फसलों को मिनटों में चट कर गए। हालांकि टिड्डियों को भगाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। 3 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो देखिए विस्तार से आपको बताएं, दौसा में एक बार फिर टिड्डियों का टेरर देखने को मिला है। दरअसल दौसा जिले के बिलौना, सूरतपुरा और देवली गांव में टिड्डियों ने पड़ाव डाला, जिससे किसानों की फसलें और पेड़ पौधे पूरी तरीके से नष्ट हो गए। जिसके बाद टिड्डियों के आने की सूचना कृषि विभाग को दी गई। कृषि विभाग के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और टिड्डी नियंत्रण में जुट गए। रात भर कृषि विभाग की टीमों ने तीनों ही गांवों में केमिकल का स्प्रे कर टिड्डियों को नष्ट करने का काम किया। कल दौसा जिले में सवाई माधोपुर की तरफ से एक छितराया हुआ टिड्डी दल आकर के 3 जगह लाल चौक में बैठा, देवली में और सूरतपुरा में और बिलौना कला में। तो तीनों का ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे से मौके पर हमारे सभी कृषि विभाग के कार्मिकों के द्वारा रात्रि में 1 बजे के बाद उपचार किया गया और काफ़ी संख्या में टिड्डी दलों को नष्ट किया गया। वहीं चूरू जिले के 5 तहसीलों के 20 गांवों में 7 टिड्डी दलों ने हमला कर दिया, जिससे करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों और वृक्षों को भारी नुकसान पहुंचा। जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने टिड्डियों पर केमिकल का स्प्रे कर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। आज जिले के प्रभावित इलाकों में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जायजा लेने पहुंचे और रात भर में टिड्डियों पर हुए नियंत्रण कार्यों का जायजा लिया और उस पर नाराजगी जाहिर की। एक लंबे अंतराल के बाद चूरू जिले और चूरू तहसील में हुआ है। हमने पहले ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस बात से अवगत करा दिया था कि टिड्डी का बड़ा दल आ रहा है। कल भी टिड्डी का दल आया। प्रशासन के इंतजाम नाकाफ़ी थे। अब भी राम भरोसे हैं जहां मैं खड़ा हूं। मरी हुई टिड्डियां जरूर कुछ पड़ी है, परंतु टिड्डी दल अब फ्लाइंग मोड पर है। अगला पड़ाव कहां करेगा? मैं समझता हूं कि जहां टिड्डी रात को बैठी है वहां अपने लार्वा छोड़ के जाती है
जो बाद में टिड्डी में तब्दील हो जाते हैं, इनका ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। और इस काम के लिए निश्चित तौर पर जो किसानों की फसल का नुकसान हुआ है टिड्डी के आक्रमण से। वहीं कोटा में भी टिड्डियों का टेरर फैलता जा रहा है। वहीं लाखों की तादाद में टिड्डियों का मूवमेंट कोटा बारा रोड स्थित ताथेड़ इलाके में भी देखने को मिला, जिसके बाद कृषि विभाग ने दमकल और ट्रैक्टर मशीन को लेकर मौके पर विभाग के अधिकारी पहुंचे और टिड्डियों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। इस दौरान किसानों ने भी बड़ी भूमिका निभाते हुए उनका साथ दिया। आज 4 बजे करीब टिड्डी दल का हमारे दागड़खेड़ी रायपुरा क्षेत्र में एकदम अटैक हो गया था। तो कृषि विभाग के अधिकारियों से जैसे हमने संपर्क किया किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने, तो उन्होंने तुरंत उस लोकेशन सिचुएशन को समझते हुए हमारी मदद की और सब टिड्डियों को मारने में और नियंत्रण करने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। पंचायत समिति लाड़पुरा की नया नौरा दागड़खेड़ी के बीच में जो ये प्लानिंग हुआ है, उसके अंदर टिड्डी दल का आज सेटल हुआ है। इस टिड्डी दल के नियंत्रण हेतु 4 ट्रैक्टर और 3 दमकल उनकी व्यवस्था की गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना ने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है, लेकिन अब तक इसका तोड़ निकालने वाली कोई दवाई नहीं बनी है। अब योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि कंपनी का दावा है कि उन्होंने इस महामारी को मात देने वाली दवा तैयार कर ली है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव ने कहा कि हमें गर्व है कि कोरोना वायरस की पहली आयुर्वेदिक दवाई को हमने तैयार कर लिया है। इस आयुर्वेदिक दवाई का नाम कोरोनिल है। बाबा ने बताया कि इस दवा को पतंजलि ने निम्स जयपुर के सहयोग से बनाया है। रामदेव ने बताया कि 7 दिन में 100% लोग ठीक हो गए। हमने पूरी रिसर्च के साथ इसे तैयार किया है। हमारी दवाई का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट है। आज इस किट को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का जो मात्रा एक्सट्रैक्ट की बताई अभी डॉक्टर साहब ने, उसके इन्हीं एक्टिव कंपाउंड्स को लेकर के हमने यह कोरोनिल नाम की आयुर्वेदिक औषधि इस संसार को कोरोना मुक्त करने के लिए एक उपहार के रूप में दी है। अब इसको हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उसके ऊपर भी सेकंड ट्रायल इसका करेंगे। अभी जो प्राइमरी लेवल पर जो पेशेंट होते हैं उनके ऊपर किया गया है क्रिटिकल कंडीशन में, माने जो वेंटिलेटर पर भी पेशेंट चले गए उनके ऊपर भी हम आगे इसका ट्रायल करेंगे। तो जो है ये सेकंड लेवल का ट्रायल हो जाएगा, तो ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा। दौसा के कृषि उपज मंडी में किसानों के अनाज को सुरक्षित रखने के लिए प्लेटफॉर्म बने हैं, लेकिन उन प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों का कब्जा है। किसानों से खरीदा हुआ अनाज व्यापारी गोदाम में भेजने की बजाय प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी उपज बेचने मंडी अपनी जो उपज है उसे मंडी जो किसान बेचने के लिए पहुंचते हैं, किसान अपना अनाज खुले में रखने को मजबूर हैं। मॉनसून दस्तक देने को है, लिहाजा किसानों को बारिश में अनाज भीगने की भी आशंका है और यह चिंता उन्हें सता रही है। इसको लेकर कृषि मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। मानसून आने वाला है, लेकिन इस बार भी मानसून में किसानों की मेहनत पर पानी फिरने वाला है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि यह दौसा की कृषि उपज मंडी है और यहाँ पर जो किसानों का अनाज है वो खुले में उतरवाया जा रहा है, खुले में तुलवाया जा रहा है। यहाँ पर किसानों का सामान उतरवाने के लिए पर्याप्त प्लेटफॉर्म नहीं है और यहाँ पर पूरी तरह व्यवस्था नहीं है। हालांकि सरकार ने और जो कृषि मंडी समिति है उन्होंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना रखा है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म में व्यापारियों का अनाज रखा हुआ है जो किसानों से खरीदते हैं उसके बाद में रख देते हैं, वह अनाज रखा हुआ है। ऐसे में जब भी किसान अब यहाँ आ रहा है उसको खुले में अपना अनाज डालना पड़ रहा है और यह अनाज जैसे ही बारिश आएगी तो ये भीगने की स्थिति आएगी और एक बार फिर उसी तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे जो हर बार बारिश के दौरान देखने को मिलते हैं। ऐसे में जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं अनाज रखने के, वे
व्यापारियों के काम आ रहे हैं और जो किसान हैं वो आज भी खुले में अपना अनाज, अपनी मेहनत यहाँ पर डालने के लिए मजबूर हैं। और जब मानसून की बारिश आएगी तो इन किसानों के ऊपर मार पड़ेगी और इनका अनाज पूरी तरह भीग जाएगा। ऐसे में मंडी समिति और सरकार को चाहिए कि यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी हों और जो किसानों का जो अनाज है वो पर्याप्त रूप से सही जगह पर रखा जाए ताकि वो भीग नहीं सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। दौसा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां ग्रामीणों ने हंगामा किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम रुकवाया गया है। ग्रामीणों के द्वारा भोजवाड़ा के समीप ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। गांव का रास्ता बंद होने से ग्रामीण नाराज हैं। मौके पर निर्माण कंपनी के अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर दौसा से, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम रुकवाया गया है। भोजवाड़ा के समीप ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। गांव का रास्ता बंद होने की वजह से ये सभी ग्रामीण जो हैं वो नाराज हैं और उन्होंने काम रुकवा दिया है। निर्माण कंपनी के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 50 गांवों से जुड़ा हुआ रास्ता है। इसमें दिन रात हजारों साधन और पैदल यात्रियों की आवाजाही रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक्सप्रेस हाईवे बने, लेकिन इसमें हमारा रास्ता भी अवरुद्ध न हो। हमको पुलिया बनाई जाए ताकि हम यहाँ से आवागमन कर सकें। खबर करौली के टोडा भीम से है, जहां डोरावली गांव में मनरेगा श्रमिकों ने पंचायती राज अधिकारियों पर परेशान करने और धमकाने का आरोप लगाया है। श्रमिकों का आरोप है कि ग्रेवल रोड निर्माण में अधिकारियों और कार्मिक उन्हें रोज रोज परेशान करते हैं। साथ ही श्रमिकों को 20 रुपए की दर से भुगतान करने की धमकी और महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया, जिसके चलते श्रमिकों में रोष व्याप्त है। कोटा में कोरोना पर ब्रज विलास राजकीय संग्रहालय में जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। राज्य सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में ड्रामा स्कूल के युवा कलाकारों ने महामारी से बचाव का संदेश दिया। इस मौके पर लोक कलाकारों ने गीत गाकर कोविड-19 से बचाव का संदेश दिया। राज्य सरकार की तरफ से कोरोना के लिए जागरूकता अभियान जो पखवाड़ा आज से प्रारंभ हुआ है, जिसमें सर्वप्रथम आज ये संग्रहालय में एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और साथ ही लोक कलाकारों के ने जो प्रस्तुति अभी आपके सामने दी है कि कैसे कोरोना से हमको बचाव और अपने एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का उपयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का, इस तरह का एक जागरूकता अभियान का संदेश जो है राज्य सरकार की ओर से आज दिया जा रहा है। और इसमें पर्यटन विभाग और ये राजकीय संग्रहालय विभाग, पुरातत्व विभाग, इस संग्रहालय से हम आज इसका शुभारंभ कर रहे हैं। वहीं उदयपुर में कोरोना से बचाव के लिए जन संदेश दिया गया। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस अभियान में लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। परंपरागत तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई और लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए गए। इस मौके पर राजस्थानी कलाकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया।
कोरोना को लेकर आज जयपुर यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा, जो शहर के चिन्हित मार्गों पर रोजाना चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।